होता है कि जब असलियत में सामने आता है तो वो कहते हैं कि आपने इस मुलजिम को पकड़ा तो है, लेकिन इसकी आपने 3rd डिग्री क्यों नहीं की, इसको पीटा क्यों नहीं। या जज साहब जब ये कहते हैं भाई कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, आप मेरा सामान दिलवा दीजिए अगर जज साहब की चोरी हो गई है, तो कुछ भी करिए बहुत ही सारगर्भित होता है। मैं जानता था इस सर्विस को करीब से, मैंने अपने फादर को सर्व करते हुए देखा है इतने साल, तो मुझे मालूम है कि कितना स्वैग होता है। और वो मान लीजिए आप कहीं पे उतरे और 10 मिनट के लिए आपको किसी ने सलामी दे भी दी, तो उसके बाद अंदर जाकर जो काम करना होता है वो तो करना ही पड़ता है ना। बाकी पूरे दिन जो आपको क्रिमिनल से डील करना है और मर्डर सीन्स पे जाना है और इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंस इकट्ठा करना है, या राइट्स कंट्रोल करना है, या खुद जाके गोलियां खानी है, ये सब काम स्वैगर से बहुत दूर का काम है। और वो सिर्फ बस फिल्मों तक और कुछ मोटिवेशनल रील्स तक ही ठीक है, असलियत बिल्कुल अलग है। कॉन्फ्रेंस में बाहर के ऑफिसर से मिलते थे, वो ऑफिसर्स जो कि ज़्यादा धनाढ़ देशों से आते थे, जिनके रिसोर्सेज हमसे कई ज़्यादा होते थे। वहाँ तो एक एक पुलिस स्टेशन पर उनके पास हेलीकॉप्टर्स रहते हैं। हमारे यहाँ तो स्टेट के डीजीपी के पास हेलीकॉप्टर नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इतने ज़्यादा साधन संपन्न लोग हैं, तो जब वो हमारे किस्से सुनते थे और हम बताते थे हमने क्या क्या अचीव किया, तो कई बार वो खड़े होकर हमसे बात करते थे कि हम आपके लिए खड़े होकर बात करेंगे, क्योंकि जो कुछ आप अचीव कर लेते हैं विद सच लिमिटेड रिसोर्सेस, विद सो मेनी कंस्ट्रेंट्स, विद सो मेनी थिंग्स दैट द पब्लिक डज एट लार्ज। अब जैसे कहीं चोरी हो जाती है, उसमें सैकड़ों लोग अंदर घुस के चोरी पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो मैंने पिछले कुछ अरसे में जो किताबें पढ़ी हैं, जो बुक्स पढ़ी हैं, उससे मुझे ये समझ में आया कि सप्लाई और डिमांड इक्वेशन, जिसकी लाठी उसकी भैंस का एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन। अब अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म में हम ये रूल अप्लाई करें सर, तो जितनी भी हमारी वेब सीरीज आ रही हैं उसमें प्रीडोमिनेंटली आपको दिख जाएगा क्राइम, गैंगस्टर सीरीज, ट्रायल कोर्ट से रिलेटेड सीरीज काफी चल रही हैं। अब ये सीरीज कितनी सही है, कितनी गलत है, प्रोसीजर और इन्वेस्टिगेशन कितना सही है, कितना गलत है, और डायलॉग्स जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है वो कितने सही है, गलत है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बट रियल लाइफ में क्या होता है, इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ परफेक्ट गेस्ट हुआ है। तो मैं पहले उन्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ। जो हमारे सीनियर गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर आलोक लाल सर। ये उत्तराखंड के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, और मेरी नॉलेज के हिसाब से ये स्टेट पुलिस अथॉरिटीज़ की हाईएस्ट पोस्ट है। सर ने करीबन 37 साल तक इंडियन पुलिस सर्विसेज में काम किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, दोनों में। इट मीन्स ही हैज़ बीन इन द मिडल ऑफ द अफेयर्स। और साथ ही में उनके पार्टनर इन द क्राइम है मिस्टर मानस लाल, उनके बेटे, एंड ही इज एन इंजीनियर टर्न ऑथर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, फोटोग्राफर। और अगर कुछ छूट जाएगा तो मानस जी खुद ही ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू द शो सर। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू अरुण, थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे आलोक सर ने और मानस सर ने एक बुक लिखी है ऑन द ट्रेल ऑफ थग्स एंड थीव्स, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उससे जुड़ी स्टोरीज और मोटिवेशन। बट उससे पहले आलोक सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरे कई दोस्त हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे या कर चुके हैं, मेरा टाइम निकल गया। तो एक मैंने कुछ दिनों पहले डाला भी था कि कब उम्मीद मजबूरी बन जाती है पता ही नहीं चलता। यूपीएससी नो डाउट एक पावर स्टेटस आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन का। बट मुझे ऐसा लगता है पिछले कुछ टाइम से ना सोशल मीडिया में जो इसका प्रोजेक्शन है वो बहुत अलग दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज कर दिया है। सर तो आपने तो 1974 में यूपीएससी निकाला था, तो क्या डिफरेंस है सर उस टाइम में और इस टाइम में? आप कह रहे थे जो उम्मीदें हैं वो किस चीज में तब्दील हो जाती है? मजबूरी सर, मेरे फ्रेंड ने बोला ये। अरुण, मेरी उम्मीदें मजबूरी में बदली थी, क्योंकि मैं यूपीएससी में बैठ गया। मेरी उम्मीदें जो थी वो कुछ और हो सकती थी, लेकिन एक बार जब यूपीएससी में मैंने क्वालिफाई कर लिया तो फिर किसी ने कोई दूसरा ऑप्शन सोचने के लिए छोड़ा ही नहीं। तो मैं अपने फादर की बात मानकर इंडियन पुलिस सर्विस के एग्जामिनेशन में बैठा, क्योंकि मैंने सिर्फ आईपीएस का ऑप्शन दिया था।
तो मैं बैठा और सिलेक्ट हो गया, मेरी पोजीशन भी फर्स्ट आ गई, मुझे अपना होम गार्डन मिल गया, सब कुछ अच्छा लगने लगा। और पुलिस ज्वाइन करने के बाद कम से कम ऐसा लगा कि ये आइडिया बुरा नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत मौका मिला लोगों की सेवा करने का। तो मैं तो ये कहूँगा कि यूपीएससी में बैठकर ना आ पाना ठीक है, कुछ लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, बट टू माय माइंड दैट आल्सो ओपन्स अ लॉट ऑफ अदर विंडोज, अ लॉट ऑफ अदर डोर्स, जिसमें आप ऑप्शंस ले सकते हैं। तो दिस इज जस्ट वन लेन दैट यू मे फाइंड ब्लॉक्ड, बट देयर आर मेनी अदर लेन्स व्हिच आर ओपन। इनके सवाल का एक बहुत जरूरी पहलू सोशल मीडिया प्रोजेक्शन का भी था। हाँ, आप सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे जैसा आजकल दिखाते हैं, एक तो ये बहुत बुरी लगा, आजकल एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि हम कोचिंग करेंगे और आपका क्या होगा जब आप यूपीएससी क्लियर कर लेंगे अपना। वो गाड़ी से उतरते हैं और सलाम कोई ठोकता है, और वो बड़े ठसके के साथ जाते हैं, और उनका बड़ा स्वैगर होता है उनके वॉक में, और 50 चीज़ें और दिखाते हैं। देखिए, हकीकत कुछ अलग है। हकीकत ये है कि बहुत मेहनत, बहुत डिवोशन और बहुत सेक्रीफाइस की सेवाएं हैं। इसमें बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं और बहुत सारी सफलताएं भी हैं। तो ये एक इस तरह की जर्नी है जिसमें कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, और इसको ये मान के नहीं चलना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है जिसमें सब चमकता रहता है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अच्छी बात जो मैंने पहले भी कही, इसमें सेवा का मौका ज़रूर मिलता है। ख़ासतौर से मैंने पुलिस में देखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी काफ़ी हद तक ये बात है कि सीधे आप जनता की वो मदद कर सकते हैं जिसके लिए जनता हर जगह भागती दौड़ती रहती है। जो लोग परेशान हैं, जो लोग किसी वजह से डिप्राइव्ड हैं, उनको मदद की ज़रूरत होती है, और वो हम दे पाते हैं। इट्स एक्चुअली प्रोजेक्शन जो है वो मतलब जैसे मानस सर ने थैंकफुली बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि वो किस तरीके से वो समझ रहे हैं शायद मैं किस तरीके के वीडियोस की बात कर रहा हूँ जो दिखाते हैं, जिसका इसमें ऐड करना चाह रहा था कि आप सिटीजन के तौर पे सोचिए, चाहे मान लीजिए मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने भी वो सारे वीडियोस आते हैं। अब XYZ मोटिवेशन कह लीजिए उसको, सब तरीके के मोटिवेशनल चैनल हैं आजकल। तो जब उस वीडियो को मैं देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी मैन पावर वेस्ट हो रही है किसी एक वीआईपी के लिए, या फिर कोई पुलिस वाला है या कोई वर्दीधारी इंसान है जो जाके दूसरों से बदतमीजी कर रहा है। इस चीज़ को आप इस जॉब के अच्छे पहलू की तरह तो नहीं प्रोजेक्ट कर सकते। ये जो स्वैग का आजकल कल्चर चल गया है कि बड़ा स्वैग है और यूपीएससी में आने के बाद स्वैग हो जाता है लाइफ में, ये बहुत गलत एक प्रोजेक्शन है। और मैं चाहता हूँ कि लोग समझें कि एज ही से बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस की सेवा है, और ना सिर्फ आप खुद सैक्रिफाइस करते हैं, आपकी फैमिली लाइफ बहुत सैक्रिफाइस होती है, आपकी फैमिली भी साथ में सैक्रिफाइस करती है। तो ये जो एक वीडियो वाला कल्चर है जिसमें लगता है सबकी बहुत ही चकाचौंध होने वाला है, उससे थोड़ा बच के रहना ज़रूरी है। एक्चुअली आप मैं सोच रहा था कि आपको कभी ये लगा कि ये स्वैगर वाले उसमें जाते हैं या देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। मेरा एस्पिरेशन नहीं था इनमें जाने का, उसको आप एक तरह से प्रिविलेज भी कह सकते हैं, क्योंकि आई ऑलरेडी हैड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इन लाइफ, सो आई कुड टेक डिसीजंस व्हिच वर बोल्डर। लेकिन कई लोगों के लिए आज भी ये एक ऐसी नौकरी है जो शायद सबसे ज़्यादा सेफ, अच्छी सरकार की नौकरी है, तो इसलिए लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोग क्यों ये करना चाहते हैं। जनता की सेवा करने का भी बहुत मौका मिलता है। लेकिन स्वैगर वाला एलिमेंट, क्योंकि मैं जानता था इस सर्विस को करीब से, मैंने अपने फादर को सर्व करते हुए देखा इतने साल, तो मुझे मालूम है कि कितना स्वैग होता है। और वो मान लीजिए आप कहीं पे उतरे और 10 मिनट के लिए आपको किसी ने सलामी दे भी दी, तो उसके बाद अंदर जाकर जो काम करना होता है वो तो करना ही पड़ता है ना, क्योंकि पूरे दिन जो आपको क्रिमिनल से डील करना है और मर्डर सीन्स पे जाना है और इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंस इकट्ठा करना है, या राइट्स कंट्रोल करना है, या खुद जाके गोलियां खानी है, ये सब काम स्वैगर से बहुत दूर का काम है। और वो सिर्फ बस फिल्मों तक और कुछ मोटिवेशनल रील्स तक ही ठीक है, असलियत बिल्कुल अलग है। मानस आपने जो बोला दैट एक्चुअली परफेक्टली शायद मेरा आर्ग्यूमेंट भी जो रहता है कि जो 2 मिनट का सलाम है जो आप देख रहे हैं कैमरे के पीछे, वो कैमरे के पीछे जो आइसबर्ग ऑफ हार्डवर्क है, जो सैक्रिफाइस है, जो रिमोट एरिया की पोस्टिंग्स हैं, जो फैमिली से दूर रहना है, वो कहीं ना कहीं नैरेटिव में मिसिंग लगता है। तो
ये तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे से बोला है। मैं अब आपकी ना बुक पे आता हूँ, जो जैसे मैं आपसे प्री पॉडकास्ट में भी कह रहा था, मुझे आप लोगों की बुक के बारे में बहुत अच्छा ये लगा कि एक तो इतने शायद कॉम्प्लेक्स टॉपिक तो नहीं कहूँगा, बट एक डेप्थ है इन चीज़ों में। इट्स नॉट सरफेस लेवल, काफ़ी डेप्थ है जो चीज़ें होती हैं। उसका आपने बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है और बहुत ही ह्यूमरस एक पर्सपेक्टिव भी बीच में आया है। आप इसके बारे में बेटर बता पाएंगे। तो डेफिनेटली मैं पहले आपसे कुछ मतलब बुक के बारे में स्टोरी से रादर मैं उनके बीच की मोटिवेशन जानना चाहता हूँ, जैसे जो सर ने बहुत अच्छे से कवर करी, जो आपने बहुत अच्छा उसमें इनपुट दिया। सर जैसे ये क्रॉस बॉर्डर, जैसे आपकी एक कहानी है जो हमारी नेपाल और इंडिया बॉर्डर के आसपास, आपके हिसाब से क्रॉस बॉर्डर इशू कितना बड़ा इशू है और ये क्या डिफिकल्टी प्रेजेंट करता है हमारे ऑफिसर्स के लिए वहाँ काम करने में, ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ? आपने इस कहानी में जो जीनत अमान टू द रेस्क्यू में पढ़ा होगा, तो उसमें सच्ची बात यह है कि बिटवीन टू नेशंस, if there is to be a cooperation between the two police forces, there is a formality of going through the government. तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कोई रेड टेप आ जाता है, कुछ और डिलेज हो जाती हैं, कुछ ये डर रहता है कि कुछ लीकेज ना हो जाए बात की। तो जिस नेचर का काम होता है उसके मुताबिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो अब जैसे नेपाल से हमारा, वैसे तो हम नेपाल से बहुत फ्रेंडली रिलेशंस हैं, लेकिन कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर में क्रॉस करके जाकर किसी को पकड़ लाए। लेकिन चूंकि वो बड़ा पोरस बॉर्डर है, इंडिया और नेपाल के बीच में पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, कोई वीज़ा नहीं है, तो वहाँ के लोग हमारे और हम वहाँ आसानी से आते जाते रहते हैं और पूरा बॉर्डर बहुत पोरस है, कहीं आना जाना कोई मुश्किल नहीं पेश करता। तो इसलिए वहाँ का जो क्राइम है बॉर्डर एरिया का विद नेपाल, उसको डील करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नेपाल के अपने काउंटर पार्ट ऑफिसर से अच्छे ताल्लुकात रखें। तो इसमें भी आपने देखा होगा कि उनके एक ऑफिसर से हमने सारी, वो नाम बदल के लिखा हुआ है उनका, हम असली नाम नहीं लिख सकते थे, तो वो जो है उन्होंने हमारी पूरी मदद की। फिर हमने उनके साथ बैठकर जीनत अमान की पिक्चर भी देखी। तो ये पूरा बाईपास करना पड़ता है। लॉ जो है अलग हट के इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉल्विंग द क्राइम कभी कभी काम करना पड़ता है। कहते हैं शायद स्पिरिट ऑफ लॉ रेदर देन द लेटर ऑफ लॉ। आई थिंक स्पिरिट ऑफ लॉ इन्फोर्स करने के लिए बहुत जरूरी है। आप आपने बहुत अच्छा मोड़ दिया इस बात को। स्पिरिट ऑफ द लॉ हम लागू कर रहे थे rather than the letter of the law. Thank you very much. Absolutely, and actually this was also the true spirit of justice, because victims इतने सारे थे इस crime के, youngsters, justice भी बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं, you feel for the number of people who are suffering. आप तो कहानी पढ़ चुके हैं, मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ होती है जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी क्राइम में। तो अगर उनकी ज़िंदगी सुधर सके तो इससे ज़्यादा क्या फुलफिल। इस कहानी की शुरुआत से आपको ये आइडिया होगा कि वो स्वैगर वाली बात कहनी होती है। हमें मौके तक पहुंचने के लिए पहले जीप में जाना पड़ा, फिर जीप से फिर उतर के हमें हाथी पर बैठना पड़ा, फिर नदी पार करने के लिए हमें एक राफ्ट पर बैठना पड़ा। उस राफ्ट पर जीप ही रखी गई कि वो जीप जब दूसरी साइड में गई तब जीप से उतर के फिर हाथी पर चढ़े और घास में चले, घास एलिफेंट ग्रास में। और जब वहाँ पहुँचे तो मालूम पड़ा कि इतना गरीब गांव था कि जहाँ चोरी भी इस तरह की चीज़ों की थी, धनिया और मिर्च की। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा ग्लैमरस दिखाते हैं ना, जब सिंघम जाके 10 लोगों को उड़ा देता है, वैसा नहीं होता। मारे जी, मैं आपका एक पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा। आप शायद दिल्ली आते रहते होंगे, घूमते रहते होंगे, तो काम के लिए या पर्सनल रीजंस के लिए। तो जो हमारे दिल्ली का एनसीआर रीजन है वो भी काफ़ी पोरस बॉर्डर्स है और वहाँ पे भी इस हिसाब से काफ़ी आई थिंक इश्यूज आते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? पोरस बॉर्डर्स जहाँ भी होंगे वहाँ प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, लेकिन भाई इंटरनेशनल और स्टेट बॉर्डर्स का बड़ा फर्क होता है। तो स्टेट बॉर्डर्स के अलग चैलेंजेस हैं, बट एज फार एज इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर कंसर्न, जिस टाइम पर, अगर आप नेपाल की बात कर रहे थे, जिस टाइम पर खालिस्तान मूवमेंट का डिक्लाइन चल रहा था, तो जो तराई रीजन था यूपी का, वहाँ बहुत सारे लोग जाकर पीलीभीत जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में सेटल हो गए थे क्योंकि बगल में नेपाल बॉर्डर था। तो इट प्रोवाइडेड एन ईजी एक्सेस टू गेट अवे ऑल्सो। तो ये पुलिसिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो अपार्ट फ्रॉम कोऑपरेशन विच इज रिक्वायर्ड बिटवीन पुलिस फोर्सेस, it's also very important to understand that criminal activity at a porous border is a problem. और स्टेट बॉर्डर्स में भी अलग challenges होते हैं, पर स्टेट बॉर्डर्स
अलग तरीके से काम करते हैं, बिकॉज विद इन अ कंट्री इंडिया इज वन यूनिट, तो you cannot really stop anybody from going to one place or another. There are no rules against it. प्रोसीजर्स आर शॉर्टर, उसमें गवर्नमेंट Yes. बीच में नहीं आती है, उसमें सिर्फ पुलिस फोर्स टू पुलिस फोर्स पहले से एंट्री करनी पड़ती है अपनी जनरल डायरी में, वहाँ जाकर भी एंट्री करनी पड़ती है कंसर्न पुलिस स्टेशन में कि हम लोग क्यों आए हैं और किसको पकड़ने के लिए आए। कई बार वो भी नहीं कर पाते हैं जल्दी में। एक चीज जरूर है कि कई बार जब आप स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो पुलिस में एटीट्यूडनल डिफरेंस नजर आता है। हर स्टेट की पुलिस अलग से ऑपरेट करती है, तो जैसे यूपी की पुलिस है वो डेफिनेटली उत्तराखंड की पुलिस से थोड़ी अलग है, डिफरेंट है। एंड कि फॉर इंस्टेंस दिल्ली पुलिस इज डिफरेंट फ्रॉम नोएडा पुलिस, ये भी आप फर्क देख सकते हैं, तो ये तो है। आई मीन ये मूवमेंट करते टाइम अगर कोई ट्रैवल करता है, ड्राइव करता है, तो दे विल ऑब्वियसली ऑब्जर्व द डिफरेंस। और ये जो मैं आपको दिल्ली के पोरस बॉर्डर्स का बात कह रहा था, ये मैंने ना काफ़ी लोगों से, मैं जब ऑटो में जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, मैं लोगों से बात करना काफ़ी पसंद करता हूँ, चाहे ऑटो में हो कोई है वो। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था और मैंने सोचा क्यों ना ये क्वेश्चन की तरह पुट किया जाए कि ऐसा होता है। दैट्स व्हाट आई हर्ड ऑन द ग्राउंड जैसे लोग बात करते हैं। दैट इज देयर सर। Actually, a state border in India, for instance, will always be porous because there are no rules against people moving into or out of the border. And Delhi is a very prosperous place. तो जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ लोग तो आने की कोशिश करेंगे ही अपने आप। ये बात तो आपको पता ही है कि हमारे देश में पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। हर स्टेट की अपनी पुलिस फोर्स होती है और वो अपने तरीके से लॉ को एनफोर्स करते हैं। बहुत सारे एक्ट्स स्टेट स्पेसिफिक एक्ट्स जो हमारे लॉ के एक्ट्स हैं, बहुत सारे नेशनल एक्ट्स हैं जो सब जगह अप्लाई करते हैं। लेकिन तब पे काम करने का तरीका एक स्टेट का दूसरे स्टेट से अलग हो जाता है। और इसी तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे मान लीजिए उत्तराखंड है, इसका जहाँ बॉर्डर है, यूपी शुरू हो जाएगा या कोई भी स्टेट शुरू हो जाएगा, तो हम लोगों की न सिर्फ जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी बल्कि हमारा जुरिस्डिक्शन खत्म होने की वजह से वो अधिकार भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर, आपने ये ब्यूटीफुली, मैं इसको लाने की सोच रहा था, मैं भूल गया था एक्चुअली कैसे इन लॉस के अंडर हमारी पुलिस फंक्शन करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, ताकि ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट समझा जा सके कि कैसे ये चीज़ें आती। माना जी आपने आपने 2-3 बुक लिखी है साथ में सर के, बाराबंकी नार्कोस भी है, एक और बुक है जिसका मैं अभी नाम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। आपने उनकी कवर भी डिज़ाइन की है, आप आर्टिस्ट भी हैं, तो हाउ डू यू फाइंड द बैलेंस बिटवीन दीज थिंग्स? ये तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशनसीबी है दैट आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट टू द कवर, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अब इस किताब का कवर है तो ये स्केच वगैरह मेरा बनाया हुआ है, ये सब चीज़ें मैंने करी हैं, एंड पीछे भी बैक कवर भी मैंने क्रिएट किया है। तो इससे ज़्यादा फुलफिलिंग मेरे लिए क्या हो सकता है कि राइटिंग के अलावा जो एक एडिशनल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है जो किताब में इन्वॉल्व होता है, वो खुद ऑथर ने किया है। और मुझे हमेशा ये लगता है दैट लोग कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, आई से फॉर ऑल आवर बुक्स प्लीज जज देम बाय द कवर। एक बात जो मुझे आपकी अच्छी लगी मैनेजर, आपने बड़ी ऑनेस्टली और ऑथेंटिकली, मैं कहूँगा, जैसे आपने बोला कि आप एक प्रिविलेज, एक सिक्योरिटी पोजीशन से आप ये चीज़ कर पा रहे हैं जो आपने पहले मेंशन किया, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट, फॉर स्टेटिंग इट सो ऑथेंटिकली, चीज़ों को समझने के लिए। आई मीन दैट वाज समथिंग जो मैं सब बात करते करते एकदम छूट गया, बट दैट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, प्रिविलेज नहीं करना एक्चुअली मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम लगती है। A lot of people don't want to accept the fact that they are luckier in terms of where they start in life. Eventually, yes, there is a playing ground on which everybody has to go and make something of their lives. पर अगर आप privilege अपना deny करते हैं, अगर आप ये कहते हैं नहीं मेरे ये खुशनसीबी नहीं थी कि मतलब मान लीजिए फाइनेंशियली सिक्योर बैकग्राउंड है किसी का, तो ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हाँ इस बैकग्राउंड की वजह से मुझे बहुत एडवांटेजेस हैं। That's very cool of you, हमारे लिंगो में, to even say that. I hardly find people. I travel a lot actually. मैं बहुत सोलो ट्रैवल करता हूँ, और काफ़ी सोलो ट्रैवल में सर फ़ायदा ये रहता है कि कई तरीके के भांति लोग मिलते हैं, जिसे कहते हैं ना, तो सब एक ही जगह आके इकट्ठा हो जाते हैं। That's very refreshing of something to hear. सर आपने प्रोसीजर्स की बात करी, एक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा जो बुक में डाला है। मैं हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ सर, तो हिस्ट्री एज आई रेड समवेयर इज इट मे नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट विल श्योरली राइम। तो एक आपने 89 का वो शाहजहाँपुर वाला किस्सा जो एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी डिटेल वाला डाला है उस, तो
जब इतने बड़े वीआईपी या वीवीआईपीज, आई थिंक उस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर थे, एंड जब इतनी पोजिशनल अथॉरिटी आती है तो हाउ डिफिकल्ट इज टू इन्फोर्स दोस टास्क, टू चेक दोस माइन्यूट डिटेल्स की एक गलती ना रह जाए। देखिए, जैसा उसमें मैंने लिखा है किताब में, मानस और हमने लिखा है, एक ब्लू बुक होती है। ये ब्लू बुक जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये वाली किताब जो है वो हमारे लिए एक तरह से चेकलिस्ट होती है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, और किस तरह से वीवीआईपी को सिक्योर करना है। आप ये तो समझ ही सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी किसी और की हो नहीं सकती, क्योंकि अगर उनको कोई हार्म होता है, स्पेशली एट द हैंड्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट्स, तो एक बहुत ही बड़ा उसका एक असर पड़ता है पूरे देश पर। और जिन लोगों को याद होगा, आप तो शायद पैदा हुए कि नहीं हुए थे शायद, जब इंदिरा गांधी जी को मारा गया था, तो पूरा देश ऐसा हो गया था जैसे पता नहीं क्या हो गया। शी वॉज अ सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एंड शी वॉज किल्ड बाय हर ओन सिक्योरिटी स्टाफ। तो उसका इतना बड़ा असर हुआ, यहाँ तक कि जब राजीव गांधी खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और जब उनके साथ हादसा हुआ था, तो उसका भी असर हर चीज़ पर पड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि वीवीआईपी सिक्योरिटी बड़ी अहम चीज़ है, और इसकी जिम्मेदारी जब डिस्ट्रिक्ट में विजिट होती है वीवीआईपी की, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। As per the Blue Book, the state government is responsible for the security of the VVIP when such a VVIP is visiting that state. तो इसलिए स्टेट भी बहुत ज़्यादा अपनी टोस पर रहती है। एवरीबडी इज ऑन द टोस, और अगर कुछ गड़बड़ सी हो जाए, जैसा कि इस कहानी में हमने डिस्क्राइब किया है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके वजह से किसी की नौकरी भी जा सकती है, कोई जेल भी जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसीलिए इसमें इतनी टेंशन थी इस कहानी में। एक्सप्लेन कि एक बार में पढ़ के समझ में आ गया कि व्हाट इज द ग्रेविटी, कि अगर उस बुक के साथ जो वो पूरा इन एंड अराउंड जो सर्कमस्टेंसेस हुए हैं, जो मैं रीडर से कहूंगा कि बुक पढ़िए, क्योंकि बातों में तो मजा आता है, पर जो बुक पढ़ने का अपना मजा है वो इन चीजों में, वो डेप्थ और ह्यूमर दोनों नहीं मिलेगा इसमें। बट दैट इज वेरी वेल एक्सप्लेन कि हाउ क्रिटिकल दैट डॉक्यूमेंट इज इन केस ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। मानो जी, आपने ना पॉडकास्ट के स्टार्ट में एक बड़ी अच्छी बात बोली, और आपने ना मेरे पॉडकास्ट के कई ब्रॉडर टॉपिक्स तो वैसे ही छू लिए हैं, तो आई फाइंड दैट वेरी ग्रेट कि एज अ फैमिली जब सर इतनी इम्पोर्टेंट टास्क के लिए जाते थे, तो आप भी छोटे रहे होंगे उस टाइम पे, तो हाउ वुड यू व्यू, यू नो, एज अ सन ऑफ अ सर्विंग पुलिस ऑफिसर, जो कि यू नो दैट यू नो ही इज गोइंग इनटू पेरिल। वो कोई आसान, हम मतलब जैसे मैं कुछ काम करता था जहाँ डेस्कटॉप में काम करना पड़ता, तो वहां तो जा नहीं रहे थे, ही वाज गोइंग इनटू द थिक ऑफ थिंग्स। तो हाउ जी। हाउ डू यू रिमेम्बर योर चाइल्डहुड दैट वे? So as compared to a lot of other children, I was born a little late. So my father was nearly 40 when I was born. उसकी वजह से वो काफ़ी सीनियर हो चुके थे। तो जो इनके सबसे चैलेंजिंग पोस्टिंग्स उसके बाद आए, वन ऑफ देम वाज परहैप्स डीआईजी कानपुर, जब वो राइट्स वगैरह चल रहे थे, और मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। उस वजह से जो एक दुनिया होती है ना आपके आसपास, क्योंकि डीआईजी कानपुर रेजिडेंस तो बहुत सिक्योर था, अंदर बड़ा खूबसूरत था, पेड़ थे, इट वाज नेक्स्ट टू द गंगा। तो मैं एक अपनी डिल्यूजनल दुनिया में जीता था, मुझे ये नहीं मालूम था कि बाहर चल क्या रहा है। एंड अब जब मैं ये किताब में लिखता हूँ, व्हेन आई थिंक बैक टू दोज इयर्स और एक्चुअली क्या हो रहा था, तब मुझे ज़्यादा डर लगता है, टू बी ऑनेस्ट। तो ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे मुझे ये बहुत डर लग रहा होता था कि ये कोई बहुत मुश्किल काम करने गए हैं, लेकिन जिन चीज़ों से मैं परेशान रहता था वो ये ज़रूर थी कि ये घर बहुत लेट आते थे। कभी कभी मैं सो जाता था रात को, अगली सुबह स्कूल जाना होता था तो मुलाकात ही नहीं होती थी, और कभी कभी तो रात रात भर की ड्यूटी चलती थी तो मुलाकात होती नहीं थी। तो ये एलिमेंट्स जो थे उसकी वजह से एक जो फादर की प्रेजेंस होती है घर में, वो लिमिट हो जाती है, और दोनों पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस होती है अपनी। तो while a mother tries her best, but it's impossible to make up for a father. मैं इस मामले में अपने आप को अब बहुत लकी समझता हूँ कि अब साथ में लिख रहे हैं, इतना कुछ एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। वो जो इक्वेशन के कुछ ऐसे हिस्से थे जो अनएक्सप्लोर्ड रह गए थे, तब वो शायद अब जाके जुड़ रहे हैं, कुछ तार जो बचे हुए थे। बिकॉज जैसे मैंने शुरू में कहा था, फैमिली लाइफ बहुत सफ़र करती है, क्योंकि जब आप घर पे हैं ही नहीं, जब आप इंपॉर्टेंट ओकेजन्स के लिए नहीं है, अब जैसे मिसाल के तौर पे जब मेरे ये नाक पे एक कट है, तो जब ये चोट लगी थी तब भी ये घर पे नहीं थे,
जब हाथ का अंगूठा टूटा था तब भी घर पे नहीं थे और जब तक वो पहुंचते थे हॉस्पिटल तब तक वो सब ऑपरेशन वगैरह पूरा हो चुका होता था। इसमें इमरजेंसीज भी जो है फैमिली की, कई बार उनको ओवरलुक करना पड़ता है। अपने खुद के भाई की शादी में नहीं जा पाए थे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो द पर्सनल लाइफ ऑफ अ पुलिस ऑफिसर रियली सफर्स। एक लाइन है इन मर्डर इन द बाइलेंस विच इज अ सेकंड बुक, इन्होंने लिखी है, और वो लाइन ये है कि many families complain that the patrol of a policeman is never on the street he lives on. उनकी कभी उस गली में ड्यूटी नहीं लगती जिसमें वो रहते हैं क्योंकि मुलाकात नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल सच है। सो दैट पार्ट ऑफ चाइल्डहुड इन रेट्रोस्पेक्ट जब अब सोचता है कोई, इट कैन हर्ट यू, बट आई सी इट इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि जब मैं ये किताबें लिखता हूँ, आई रियलाइज दैट ही वाज टेंडिंग टू द वुंड्स ऑफ सोसाइटी, एंड दूसरे लोगों की तकलीफों को ये कम कर पाए, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। और अब हम लोग अपनी इक्वेशन भी बिल्ड कर रहे हैं। सच ये इट शोज कि द डेप्थ दैट यू आर स्पीकिंग फ्रॉम। जो फादर फिगर है साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने तो पढ़ा ही है कि एक फादर फिगर का ना होना या उसका कम होना एक चाइल्ड की डेवलपमेंट में। और मैं बहुत बड़ा साइकोलॉजी बफ हूँ सर। साइकोलॉजी समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है पढ़ना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक अच्छा इंडिविजुअल होगा तो एक अच्छी सोसाइटी होगी, तो ब्रॉडर ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी होगी। मल्टीपल टच पॉइंट्स है उसके। तो दैट इज एब्सोल्युटली, रियली, मतलब बहुत डेप्थ से आपने ये बात बताई। सर उसी एब्सोल्युटली। ब्लू बुक वाले केस में जो है आपने एक ट्राइब का मेंशन किया है, आप दोनों ने जो उसमें लिखा हुआ है, जो जो इसमें इन्वॉल्व थी। तो विदाउट गोइंग इनटू द पर्टिकुलर्स, ये जो इक्वेशन है ये मैंने मूवीज में भी देखी है सर। कई साउथ इंडियन मूवीज हैं जिसमें इस सब्जेक्ट को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लोर किया है उन्होंने, कि जैसे ही कुछ शायद ट्राइब्स में जो है जो क्रिमिनल लीनेज है वो आती है। तो हाउ दीज काइंड ऑफ क्राइम्स आर डेड जनरली? अरुण, ऐसा एक पहले एक्ट था, वो एक्ट क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कहलाता था। तो जब हम आज़ाद हुए 1947 में, जो लॉज ख़त्म किए गए उनमें से एक ये भी था, क्योंकि हम किसी अपने हिंदुस्तानी एक सेक्शन को क्रिमिनल नहीं कह सकते थे, वो गलत था। तो अंग्रेज़ों ने जो कुछ कहा वो कहा, उन्होंने तो बहुत सारे गलत काम किए, ये भी गलत काम था। तो उन्होंने आइडेंटिफाई की थी ऐसी ट्राइब्स या ऐसे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जिनका जीवन यापन ही चोरी और इस तरह की चीज़ों से होता था। बहुत सारी ट्रैवलिंग ट्राइब्स थी हैं, बंजारा टाइप के लोग जो एक जगह नहीं रुकते थे, कई अलग अलग जगह कैंप लगाते थे, और इनका ज़रिया माश यानी अपनी ज़िंदगी चलाने का तरीक़ा चोरी था। बहुत से ऐसे लोग थे। तो ये भी एक ऐसी ट्राइब थी जो कि ज़्यादातर रेलवे पे क्राइम करती थी, चलती हुई ट्रेन्स में से चोरियाँ करा करती थी। तो इनके साथ ये खूबी थी कि अगर चोरी उन्होंने मान लीजिए दिल्ली के आसपास कहीं की है, तो अगली सुबह वो लोग कलकत्ता में होंगे या अमृतसर में होंगे। तो वो ट्रैवल कर जाते थे और पता नहीं चलता था कब कहाँ निकल गए। और ट्रेन के अंदर अक्सर ऐसा होता है, जो ट्रैवल करता हुआ यात्री होता है वो केयरलेस भी हो जाता है अपने सामान के बारे में, या ये लोग तरीक़ा अपनाते थे केयरलेस कर देने का उसको। इस कहानी में भी थोड़ा-सा ज़िक्र है इस बात का कि वो कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद कर रहे थे। तो ये एक ट्राइब है, ऐसी करती है जो। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे टायर होता है ना, तो टायर की ट्यूब में अल्कोहल ट्रांसपोर्ट करना, इस तरीके के बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं। हाँ, ये लोग शराब भी हाँ। बनाते हैं और शराब ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जैसे हम लोग जब बड़े होते हैं तो कुछ हम लोग फेबल सुनते हैं या कुछ हीरोज के बारे में सुनते हैं जिनको हम आइडलाइज करते हैं। लेकिन अगर आप सुल्ताना डाकू के किस्से पे बड़े होते तो आपको भी वो बहुत आइडल लगते, रॉबिन हुड टाइप के फिगर लगते। तो वो एक टेंडेंसी भी सुल्ताना होती है। डाकू भी एक्चुअली बातू कम्युनिटी का था। जी। जी, 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 वो उस बुक में भी आपने मेंशन किया हुआ है। काफी डेलिकेट सब्जेक्ट है। आई मीन द ग्रेविटी इज क्वाइट ह्यूज फॉर दिस पर्टिकुलर वन। बट आप मतलब मुझे मुझे काफी नॉलेजेबल लगा इन द सेंस कि यू गेट अ पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स की कैसे चीजें चल रही हैं। तो दैट दैट इज समथिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट इट। थैंक यू। एक सर मेरे को ये पूछना था, जैसे जब हम लोग पुलिस की बात करते हैं या एग्जीक्यूटिव सेटअप के बारे में बात करते हैं, जो जुडिशरी और पुलिस का इंटरेक्शन है वो कैसा रहता है जनरली? So, how important and what kind of relationship is that exactly? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक बड़ी
अजीब सी एक दास्तान है। ये दास्तान इसलिए अजीब है कि जो लोग टेबल के उस पार कुर्सी पे बैठे होते हैं, जब वहाँ बैठे हुए होते हैं ऊंची कुर्सी पर, तो बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज़ को वो लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। एक कहानी में हम लोगों ने ऐसा लिखा भी है। और यहाँ तक होता है कि जो कानून जिसका दिन रात लागू करने का काम पुलिस करती है, और जिसके बारे में निर्णय, जिसके बारे में जो न्याय अधिकारी हैं हमारे, वो निर्णय लेकर बताते हैं कि सही है या गलत है, उन लोगों को तो फॉलो करना चाहिए ना। उनका दिन रात हमें ये बताना है कि आपने गलत किया है, तो कम से कम खुद तो गलत ना करें। लेकिन ऐसा होता है कि जब असलियत में सामने आता है, तो वो कहते हैं कि आपने इस मुलजिम को पकड़ा तो है, लेकिन इसकी आपने 3rd डिग्री क्यों नहीं की, इसको पीटा क्यों नहीं। या जज साहब जब ये कहते हैं भाई कुछ भी करिए आप, मेरा सामान दिलवा दीजिए, अगर जज साहब की चोरी हो गई है तो कुछ भी करिए, बहुत ही सार गर्भित होता है, उसमें बहुत कुछ होता है करने के लिए। तो अगर वो चीज़ पुलिस वाले अपनी तरफ से करते हैं तो जुडिशरी उस पर बहुत नाराज़ होती है कि 3rd डिग्री क्यों यूज़ किया, क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन जब जज साहब की चोरी होती है तो वो सब चीज़ों के लिए दूसरी तरफ देखने को तैयार रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी इस पोजीशन में हमारे देश में होता है, हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि जो भी जज करने की पोजीशन में होता है, वो अपनी गलती कभी नहीं देखेगा और दूसरों की गलतियाँ हमेशा पॉइंट आउट करेगा। ये हमारी सोसाइटी का पुराना किस्सा है। से भी हटूं, खुद के कामों के टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक इंडिविजुअल के लिए शायद सबसे मुश्किल चीजों में से एक होती है। जी, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। सच बात कहना बड़ा मुश्किल लगता है। माना जी, अब मैं आपसे ना एक आर्टिस्ट आप हैं उसके रिगार्ड उस पर्सपेक्टिव से ये सवाल पूछता हूँ। आप लोगों ने अपनी बुक में जो है एक आर्ट थेफ्ट के बारे में बात करी है, और मैंने एक पॉडकास्ट किया था, ऑथर है हैदराबाद हाइस की शर्मिष्ठा शिनॉय मैम। तो उन्होंने जी, हैदराबाद की अच्छा, आप तो यस डेफिनेटली यू मस्ट बी नोइंग। उनकी बुक अगर आपने पढ़ी हो, उन्होंने निजाम के जो म्यूजियम में से चोरी हुई थी उनके टिफिन बॉक्स वर्थ 1 kg, मतलब गोल्ड वैल्यू तो वाज इन 100 करोड़ आई गेस, तो उसके बारे में बड़ा लिखा है। उनकी एक बात मुझे याद आई ये बुक पढ़ते पढ़ते कि आर्ट थेफ्ट के केस में ना, आप चोरी तो कर लोगे पर उसको बेचोगे कहाँ पे? तो हाउ ट्रू डू यू फाइंड इट, आई मीन व्हेन वी स्पेशली टॉक इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट? बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट है फॉर स्टोलन आर्ट एक्चुअली, एंड स्टोलन आर्ट के कलेक्टर्स भी बहुत है दुनिया में। जैसे एक डार्क वेब होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने सुना है, दैट इज अ ह्यूज मार्केट फॉर स्टोलन आर्ट, एंड आफ्टर क्रिप्टोकरेंसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, इट हैज बिकम एन इवन बिगर मार्केट. And then there is, of course, the black market, which physically exists across the world. And they have everything from shipping routes to people at different docks to those who understand the value of what has been stolen. तो वो कई बार आप देखेंगे कहानियां होती हैं कि जो 50 साल पहले पेंटिंग चोरी हुई थी वो सडनली सरफेस कर जाती है विद सम न्यू लेजिटिमेट ओनरशिप, बिकॉज जब किस्सा पुराना हो जाता है तो वो भूला हुआ किस्सा भी हो जाता है, जो थेफ्ट वाला किस्सा होता है। इसीलिए आर्ट थेफ्ट, और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जो लॉज हैं आर्ट थेफ्ट के आसपास जो हैं, वो बहुत ही या तो पुअरली इम्प्लीमेंटेड हैं या है ही नहीं। तो ये पुलिस के काम का हिस्सा इंडिया में बहुत कम है कि वो समझ पाए कि फाइन आर्ट की चोरी हुई है तो उसके क्या लार्जर इम्प्लीकेशंस हैं। अरुण, एक और बात है, हम लोग अपनी जो आर्ट की हमारी जो ट्रेडिशन है उसके प्रति उतने रिस्पेक्टफुल नहीं जितना होना चाहिए। हमारी कंट्री में इस कदर अच्छी आर्ट है, इतनी जगह पर है, इंटीरियर्स में है, हर गांव में मंदिर जाइए आप, वहाँ का वर्क देखिए, वहाँ की मूर्तियाँ देखिए, आउटस्टैंडिंग, यानी कोई जवाब नहीं है उनका। लेकिन उनकी देखभाल कोई नहीं होती है, बहुत सारे लोग उठा कर ले जाते हैं, बहुत सारी ज़मींदोज़ हो जाती हैं, बहुत सारी गायब हो जाती हैं। यहाँ तक कि मुझे लगता है ब्रिटिश म्यूज़ियम का एक बहुत बड़ा सेक्शन हमारे यहाँ से चुराए गए आर्टिफैक्ट्स का है, नॉट जस्ट बाय इंडिविजुअल्स, बल्कि उनकी सरकार, जब हमारी सरकार थी क्राउन, तब वो बहुत सारा यहाँ से उठा कर ले गए थे। तो वो मैं नहीं समझता कि बहुत लीगल काम था, वो भी एक तरह से बहुत बड़े स्केल पर की हुई चोरी थी।
इसी तरह से अभी थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ यूएसए गए थे, तो यूएसए ने हमारे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स वापस किए थे कि साहब आपके आर्टिफैक्ट्स हमारे म्यूजियम्स में यहाँ पर हैं। तो वो वहाँ पहुँचे थे, किसी ने पहुँचाया था, अमेरिका में उनकी प्राइस भी अच्छी मिली होगी, और फाइनली वो वापस आ रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि इसका मार्केट तो है ही बाहर। बिल्कुल। And one more thing, if I may add to this, apart from not respecting our traditions of art, one more thing is if you look at a lot of advanced countries, and लोग शायद बुरा मान जाए, मैं एडवांस कंट्री नहीं कह रहा हूँ इंडिया को, पर मुझे लगता है वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो बहुत सारी एडवांस कंट्रीज में जो उनके इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं, उनका एक डेडिकेटेड आर्ट थेफ्ट का यूनिट होता है। हमारे वहाँ ये अभी तक कॉन्सेप्चुलाइज भी मेरी नज़र में नहीं किया गया है। मैं राइट अबाउट हमारे तो म्यूजियम्स भी नहीं है। एब्सोल्युटली। तो ये अंडरस्टैंड करना कि हाँ ये कितना होता है, ये ही मुश्किल है। मुझे तो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, एंड ये यू कैन कॉल दिस गॉसिप इन द आर्टिस्ट सर्किट, आई फील लाइक अ लॉट ऑफ हुसैन्स एंड रज़ास एंड दीज ग्रेट पेंटर्स, पाइन एंड अदर्स डूइंग द राउंड्स, many of them are fakes and many originals have already been stolen by people and they must be, you know, in some of the other dark web network. तो जब तक हम लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा और जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये आर्ट थेफ्ट चलती रहेगी और हजारों करोड़ का लॉस हो रहा होगा ये हर साल, ये मैं आपको बता सकता हूँ डेफिनेटली। ये हम जैसे आपके साथ पॉडकास्ट किया, वैसे शर्मिष्ठा मैम के साथ पॉडकास्ट करते हुए, रिसर्च करते हुए पता चला कि एफबीआई की एक स्पेशल विंग है जो बनी हुई है आर्ट थेफ्ट के लिए, और वो भी नहीं ढूंढ पाते हैं। मतलब गार्डनर म्यूजियम थेफ्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट थेफ्ट है वो। उसी के लिए मैं रिसर्च कर रहा था और आई वाज स्टन्ड कि ये है क्या, मतलब इतने सालों से, एंड दे वर नेवर आइडेंटिफाइड। दे वॉक्ड इन लाइक सम मैकेनिक्स और समथिंग, और अंदर गए, बांधा लोगों को, मस्त पेंटिंग उठा के ले गए, और अब अभी वो एक बड़ा होल है दीवार पे बस। सर आपने एक बड़ी अच्छी पॉइंट का, जैसे ये निजाम की म्यूजियम की बात करें, अगर उस बुक की भी बात करें, वहां पे भी वो बिल्कुल पेरीफेरी में बिल्डिंग्स थी जिससे सीधा सीढ़ी जाती थी। तो इनकेस उनको कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, कुछ एटलीस्ट टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर म्यूजियम बाय फ्लाउटिंग ऑल म्यूजियम। सालारजंग की बात कर रहे हैं आप? सालारजंग म्यूजियम की, सालारजंग म्यूजियम। जो निजाम का म्यूजियम, आई डोंट रिकलेक्ट द नेम एग्जैक्टली। अच्छा, बट ये सलारजंग म्यूजियम कैन बी अ गुड हाँ, रेफरेंस। सालारजंग म्यूजियम हम लोग अभी हाल में गए थे मानसर में, तो वहाँ पर देखकर ये अफसोस हुआ कि जिस तरह से पेंटिंग्स रखी गई हैं वो बहुत दिन की मेहमान नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से रखी है उनका प्रिजर्वेशन जैसा होना चाहिए। दुनिया के ग्रेटेस्ट मास्टर्स की पेंटिंग्स हैं, वो भी बहुत ही ख़राब तरीके से रखी हुई हैं। तो हमारे यहाँ आर्ट को संभाल के रखने का शायद ट्रेडिशन नहीं है। एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट है टर्नर, जिनकी जगह जगह दुनिया भर में पेंटिंग्स लगी हुई हैं, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कलेक्टेड आर्टिस्ट इन हिस्ट्री। उनकी पेंटिंग्स ओरिजिनल्स हैं एट सलारजंग म्यूजियम। मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था और उनमें फंगस लग रहा है। दैट इज द सिचुएशन ऑफ दोज पेंटिंग्स। सो इट्स एज सैड एज दैट। तो अब उसको वैल्यू हम कर नहीं पा रहे हैं, एंड कल को अगर कोई उसको किसी फेक से रिप्लेस कर देगा, मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग नोटिस भी नहीं करेंगे। Just being very honest with you. Someone who is an artist and also happens to be an investigating officer, वो देख ले at the right place at the right time। तो Absolutely. सर एक आपने बात बड़ी सही कही आप दोनों ने कि जो आर्ट की जो जिस तरीके से कदर होती है, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, तो वो शायद मेरे में खुद नहीं है सर। मैं मतलब कहते हैं ना, खुद रिस्पॉन्सिबल, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, तो पहले मैं अपने से स्टार्ट करता हूँ। ये लोकेश ओरी जी हैं, देहरादून के ही हैं। उनका आप तो जानते ही होंगे, मतलब आई बिलीव कि वो कभी ना कभी मुलाकात हुई होगी। तो हाँ, कई उनके बार। साथ पॉडकास्ट करते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग होती है। सर कभी नहीं पता था। वो बता रहे थे कि उनका इंटरनेशनल वैल्यू इतना ज्यादा है, एंड आई फेल्ट सो अशेम्ड कि मैं नेशन वाइड कॉन्टेक्स्ट में क्या बात करूं, मुझे अपनी स्टेट का ही नहीं पता। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट्स वेरी लेस यहाँ बहुत नॉलेज अबाउट सारी इट। विंटेज बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चरल हेरिटेज की अगर बात की जाए, जिनको रिसेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस। इसके बारे में भी लोकेश जी ने अक्सर बात करी है। बट you know, people who understand the value of art like him or talk about art conservation are a small number.
लेकिन मैं ये मानता हूँ कि डेवलपमेंट जिसकी अक्सर बात होती है हमारे देश में, उसका एक बहुत इंटीग्रल हिस्सा ये होगा कि जो हमारी एग्जिस्टिंग हेरिटेज है उसको हम उस डेवलपमेंट का हिस्सा बनाएं और उसको एक और प्रोमिनेंट जगह दें. दैट फॉर मी इज द रियल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, द रियल एसेंस ऑफ डेवलपमेंट. और सर वैसे एक बात में अग्री करेंगे, वर्किंग इन द मशीनरी इटसेल्फ, कि वो अलग पर्सपेक्टिव देता है कि हमारे देश में जितने भी सरकारी महकमे हैं जिसे कहते हैं, तो उनमें जो मतलब हम दे ऑलवेज आर वेरी एफिशिएंट. अगर आप देखें जिन रिसोर्सेज पे वो काम करते हैं, जितने कम रिसोर्सेज होते हैं उस पे जो काम करते हैं, आई थिंक दे आर वेरी एफिशिएंट मेरे. आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत आपने बारीक बात कही है, क्योंकि हम जब इंटरनेशनल किसी कौन तो अगर जहाँ चोरी हुई है वहाँ सैकड़ों लोग पहले जा चुके हैं, तो ना तो फिंगरप्रिंट बचते हैं ना फुटप्रिंट बचते हैं, और बहुत सारी एविडेंस भी इधर उधर हिला दी जाती है. मर्डर के केस में भी ऐसा ही होता है, दूसरे केसेस में भी ऐसा होता है कि जब तक पुलिस को बुलाते हैं तब तक बहुत सारी एविडेंस को ख़राब कर दिया जाता है. तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसमें हम लोग किस तरह से एक भूसे के ढेर में से सुई निकाल लेते हैं, बहुत बड़ी बात है. शायद सुनने में अजीब लग रहा होगा लोगों को जब ये सुनेंगे एपिसोड, बट इट इज वेरी ट्रू. व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन आपको समझ में आता है कि मतलब किस एफिशिएंसी से चीजें चल रही हैं, क्या प्रायोरिटाइज. अनडाउटेडली अगर आप मैं आपको बाराबंकी नार्कोस के एक रिव्यू के बारे में बताता हूँ. ये एक इंडिया के लीडिंग साइकियाट्रिस्ट का लिखा हुआ रिव्यू है. दैट इफ एफिशिएंसी इज द रेशियो of output to input, then this is perhaps the most efficient operation in the history of the Indian police or any police force. Because इतने कम resources से ड्रग कार्टेल को किस तरह से चैलेंज किया गया. एंड ये बात बिल्कुल सच है जो आपने कही कि रिसोर्सेज की कमी के बाद भी इस तरीके के काम होते हैं इस देश में. वो अपने आप में मेरे फादर करते थे कि मतलब ये लोगों को, ही वाज इन द एयरफोर्स, तो कि ये लोगों को मतलब हम लोग जिस स्केल पे काम करते हैं वो शायद जब आप उसमें अंदर आए तभी आपको बेटर समझ में आता है, कहने से वो चीजें समझ नहीं आती. मैं आप दोनों का पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा एक टॉपिक के ऊपर. तो सर आप पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, फिर शायद अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप उत्तराखंड बनने के बाद देन आप इस काडर में आ गए. तो पहले मानस जी आपसे पूछता हूँ, जब यूपी की पुलिस मतलब जो वहां का एनवायरनमेंट था और जो उत्तराखंड में आए, तो क्या डिफरेंस लगा आपको? हाउ डिफरेंट इट वाज इट फॉर यू? और फिर मैं सर का पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा इस बारे देखिए मैं तो उस समय स्कूल का स्टूडेंट था और क्लास 5 तक आते आते मैं 7 स्कूल बदल चुका था. तो इनका इतना ट्रांसफर होता था क्योंकि एक तो ये पुलिस में थे जो कि बहुत हाईली सेंसिटिव नौकरी है, उसके अलावा ये काम करते थे. तो काम करने वाला पुलिस वाला बड़ा खतरनाक होता है, उसका बहुत ट्रांसफर होता है. तो जिस तरीके की पॉलिटिक्स थी यूपी की, ये ट्रांसफर बहुत होते थे उस टाइम पे. अनलेस मान लीजिए प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा है तो कहीं लंबा टेन्योर मिल गया, या कोई पर्टिकुलर वजह से इनको, जैसे बाराबंकी में पोस्ट किया था कि भाई ड्रग्स की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो थोड़े लंबे इनको टेन्योर्स मिलते थे. उसके अलावा 6 महीने में, ज्यादा से ज्यादा एक साल में, कभी कभी तो ऐसा होता था कि सामान अनपैक नहीं किया और ट्रांसफर ऑर्डर आ गया. क्योंकि काम करने वाले पुलिस अफसर की जिंदगी यूपी में बड़ी मुश्किल थी. अब उत्तराखंड जब आ गए और देहरादून था, तो वन ऑफ द रीजंस ही ऑप्टेड फॉर दिस कार्डर वाज कि मेरा एजुकेशन एक जगह हो जाए. तो उसमें मेरे लिए भी इन्होंने निर्णय लिया. तो मुझे वो फायदा रहा कि मैं एक स्कूल में पढ़ पाया. जहाँ तक इनकी पुलिसिंग की बात है, मैं तो ये कहूंगा कि एक ही शहर में फिर पोस्टेड रहे, देहरादून में. So that was a huge relief for the whole family. We got to see him more. And at least initially, जो पीरियड था उत्तराखंड पुलिस का, वो एक गोल्डन पीरियड था. अब इतने बरस बीत गए हैं तो चीज़ें बदलती ही हैं. एंड अल्टीमेटली उत्तराखंड यूपी का ही एक हिस्सा है. तो कुछ तो बैगेज, लीनियज, हेरिटेज, जो भी कहना चाहे उसको, वो हम कैरी कर ही रहे हैं. एक्चुअली ये मैं एक बात पॉइंट, बैगेज मैं एक कैरी छोटा करने की बात कर रहे हैं. मैं छोटा सा तो पॉइंट ऐड कर लूँ सर. एक बार एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ आपकी परमिशन से सर. सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. ये नहीं, आप बताइए. मानस जी जो बोल रहे हैं, मैं जो स्टूडेंट्स जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे कुछ जान पहचान वाले हैं, वो ये बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जुडिशरी सर्विस और उत्तराखंड की जुडिशरी सर्विस के प्रिपरेशन का भी सब सिलेबस एक ही जैसा है. तो जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट ऑफ व्यू सर. ज्यादातर रूल्स और रेगुलेशंस एक ही हैं. और एक ऑर्डर हुआ था आफ्टर वी केम टू उत्तराखंड, तब उत्तरांचल कहलाता था, वो अच्छा नाम था उत्तरांचल. तो उस वक्त जो एक ऑर्डर हुआ था कि जो कुछ भी एप्लीकेबल यूपी में है गवर्नमेंट में, वो सारा यहाँ भी एप्लीकेबल होगा. उस रूल में किसी में चेंज नहीं हुआ था. फिर सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे करके चेंजेस हुए हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े चेंज नहीं हुए हैं.
तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है, नहीं हुआ है। और हम लोग मोर और लेस उन्हीं सिद्धांतों पर, उसी तरह के एटीट्यूड्स पर काम करते रहे, जो यूपी में कर रहे थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, जब हम लोगों ने शुरू-शुरू में अपने सिपाही रिक्रूट किए, यंगस्टर्स हू वर 18 इयर्स और 20 इयर्स ओल्ड, बिल्कुल लड़के जैसे लगते थे। और उत्तराखंड के लोग कुछ थोड़े से एज में औरों से कम भी लगते हैं। तो वो जब लिए गए थे तो वो जाके जब उनको लॉ एनफोर्स करने के लिए हम लोगों ने ट्रेन किया कि आप लोग लोगों से अच्छी तरह से बात करेंगे, तमीज़ से बात करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, सब लोगों को मित्र मान के चलेंगे, और अगर किसी से कुछ कहना है तो आप उनके प्रति जितना सत्कार और होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए, ऑल द courtesies शुड बी एक्सटेंडेड। तो हुआ ये कि किसी ने गलत गाड़ी खड़ी कर रखी है तो वो जाते थे, अंकल जी ज़रा अपनी गाड़ी ठीक कर लीजिए, ये ठीक जगह नहीं है। या जो टेम्पो वाले होते थे, या इसी तरह के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लोग टेढ़े मेढ़े लगा देते थे, वो जाके कहते थे सर आप इनको सीधा लगा लीजिए, प्लीज़ ठीक कर लीजिए। तो उसका बहुत असर लोगों पे हो नहीं रहा था। तो हमारे पास एक नेताजी आए, उन्होंने कहा कि साहब ये आपके पुलिस वाले बिल्कुल बेकार है, ठीक से ट्रेन नहीं हुए हैं, इनको तो ठीक से गाली देनी भी नहीं आती। दूसरी चीज़ ये कि साहब आपने इनका डंडा क्यों वापस ले लिया, बेचारे बिना डंडे के क्या बात करेंगे, तो अंकल जी करते रहते हैं। तो ये एक हमारे समाज का भी एटीट्यूड है कि पुलिस को कैसा होना चाहिए। तो शुरू में कम से कम ये लोग मानते थे कि ये हमारी उत्तराखंड की मित्र पुलिस चलेगी नहीं, इसको वैसा ही होना पड़ेगा जैसा यूपी। तो फिर अरुण ये भी हुआ कि इस पर्टिकुलर बैच को हमारे एक डीजीपी ने डिसाइड किया कि इनको ट्रेनिंग के लिए कुछ दिन के लिए यूपी में अटैच करते हैं। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की डीजीपी यूपी से, उन्होंने हमारे करीब 300 ऐसे सिपाही थे जिनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी। जब ये लौट के आए तो जो पहले अंकल जी कहते थे वो अब उस भाषा में बात करने लगे जो यहाँ पर लोग समझते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इच्छाएं अलग थी हम लोगों की, हमारे गोल अलग थे, हमारे ख्वाब अलग थे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिकल रियलिटी सामने आती हैं। अभी समाज में सर सुनने की आदत लोगों को बहुत कम है, लेकिन इधर कुछ चेंज आया है। आप पता नहीं कब देहरादून आए पिछली बार, या आपने देखा हो कि नहीं देखा हो, यहाँ पे बड़ा सेवा भाव है यहाँ की पुलिस में। और ख़ास तौर से चूँकि ये यात्राएँ होती हैं, मेले होते हैं, ये धार्मिक स्थान बहुत है यहाँ पर, तो लोग आते हैं तो उनको मदद करने का काम हम लोग बहुत करते हैं। तो पुलिस की जिस तरह की ड्यूटीज़ हैं, वो भी अलग तरह की हैं। तो काफ़ी मुझे लगता है फ़र्क हुआ है वहाँ और यहाँ के पुलिस के रवैये में, मैं कह सकता हूँ। लोगों से मिलते हैं। मानस जी भी आई बिलीव इज अ ट्रैवलर, वो सर लाए थे जब मैं कह रहा था। तो जब आप जाते हो बाहर तो लोगों से आपके स्टेट के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि व्हाट व्यू दे होल्ड। मैं अपना व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि जो हाँ, और लोग आते हैं वो क्या कहते हैं। तो उन ये आप शायद आई डिडंट नो कि आप लोगों की लेगेसी थी कि ये मतलब इतने अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जो टूरिज्म है वो हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे रेवेन्यू के लिए। और वहां पे एक कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट टच तो सर उस टाइप के टूरिज्म में चाहिए होता है, क्योंकि ड्यूटीज भी शायद बदल जाती हैं, लोग जिस तरीके के आ रहे हैं वो बदल जाते हैं। तो वो तो बिल्कुल। फिलहाल है। एक मानस जी से बात करके ये तो समझ में आ गया कि ये समवन हु रीड्स अ लॉट एंड ही इज डेफिनेटली पॉलीमैथ जिसे कहते हैं, जो अलग अलग काम कर सकता है। मैंने बहुत ट्राई किया मानस जी, कभी लाइफ में मैं कर नहीं पाया सीरियसली। पेंटिंग ऐसी बनाता था मैं कि मैं खुद देख के शर्मा जाता था। एक मैं सर से पूछना चाहूंगा सर, मुझे आपसे बात करके और आप लोगों की जो बुक है उसको पढ़ के ऐसा लगा कि एक ऑफिसर या फिर किसी भी रोल में जैसे आप आर्टिस्ट है, आपने उस वजह से शायद वो पेंटिंग को आइडेंटिफाई कर पाए या बारीकियां पहचान पाए। एक होलिस्टिक पर्सनालिटी जो होती है वो इस तरह के रोल्स को एग्जीक्यूट करने में कैसे हेल्प करती है सर? मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो ये है कि वो हर एक के पेन को अपना पेन समझ सके, किसको कहाँ दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है। अगर डॉक्टर को नहीं पता चलता तो वो क्या इलाज करेगा। ऐसे ही पुलिस को भी लोगों की समस्या समझने के लिए डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ का अगर आइडिया होता है तो अच्छा होता है। तो मुझे लगता है जो ऐसे हमारे ऑफिसर्स हैं
जो कि हरफन मौला हैं और अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, वो लोग ज़्यादा सफल होते हैं काम करने में। सिंगल स्ट्रेट लाइन में काम करना बड़ा मुश्किल है और सही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव समझने पड़ते हैं। And unless you are able to understand different perspectives, how will you be able to define your own role? आप खुद क्या करेंगे, ये जानने के लिए आपको बहुत कुछ जानना होता है। बिल्कुल। वेरी वेल सेड। हर चीज शायद एसओपी नहीं कहती जैसे कहते नहीं, इफ आई एम ऐड टू दिस, सेंसिटिविटी जो होती है वो एक इतनी इम्पोर्टेंट क्वालिटी है इन एनीबॉडी हु इज डीलिंग विद द पब्लिक, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो। एंड सेंसिटिविटी जरूरी नहीं है आप बहुत टैलेंटेड हो या पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हो तभी आप सेंसिटिव हैं। Anybody who is willing to learn, reads a lot, wants to know more about society and is an appreciator of the finer aspects of life, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे गाना संगीत हो, ये चीजें करियर में भी मदद करती हैं, बिकॉज आप एक इनहेरेंटली सेंसिटिव इंसान बनते हैं जिसकी वजह से आप दूसरों की मदद करने की पोजीशन में होते हैं। Absolutely. परफेक्टली पुट सर। ये मैंने काफी लोगों से बात सुनी कि सेंसिटिविटी जो आपने डिफाइन करी ना, इट्स वेरी वेल पुट। मतलब दैट इज आई थिंक द क्रक्स ऑफ थिंग्स दैट मेक्स यू गुड ह्यूमन बीइंग, एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग इन डिफरेंट रोल्स विल obviously be good, I guess. So that is that. Absolutely. Thanks a lot, sir. This brings me to the end of the podcast, and to listeners, I would really request कि जितने भी मेरे questions थे और जहाँ से भी ये सब चीजें आ रही है वो सर की बुक से आ रही हैं। इनके बुक को मैंने पढ़ा और सोचा कि मैं इनसे क्या पूछ सकता हूँ। आप जाके पढ़िए। डेफिनेटली मैं भी दिखाता, मैंने किंडल में पढ़ी है, नहीं तो मैं वो उसको वैसे उठा के दिखाना पड़ेगा। मैं एक्चुअली बुक पढ़ने के मामले में थोड़ा जल्दबाजी करता हूँ, तो किंडल हेल्प्स मी अ लॉट। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है मुझे उसमें। तो हमारी बाकी दोनों किताब हमारी बाकी दोनों किताबें हैं द बाराबंकी नार्कोस, ये बाराबंकी में ड्रग माफिया के बारे में है, और जो दूसरी किताब है वो है मर्डर इन द बाइलेज, लाइफ एंड डेथ इन अ डिवाइडेड सिटी। तो ये दोनों किताबें भी पढ़िए आप लोग, और इससे आपको बहुत आइडिया होगा कि पुलिस किस तरह से काम करती है, क्या उसके सामने चैलेंजेस होते हैं। yes sir, thanks a lot sir. बाराबंकी नार्कोस तो it's a very well known book, I must say. तो जो रीडिंग सर्कल्स में टू द स्क्रीन ऑल्सो। इस साल के अंत तक हो सकता है कि ये वेब सीरीज आपको देखने को तो आप ओटीटी पे क्राइम की भीड़ की बात कर रहे थे, एक और शायद आ जाए सीरीज। आई होप कि वो अच्छी बनाए, बिकॉज किताब मुझे लगता है अच्छी है, एंड अगर उसको सेंसिटिवली बनाया जाएगा यूजिंग द वर्ड वी हैड जस्ट डिफाइंड, तो बहुत अच्छी सीरीज बन सकती है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट सर। मैं जनरली अब मैं देखता नहीं हूँ, बट अगर आएगा आई प्रॉमिस यू मैं पक्का देखूंगा, क्योंकि वो मैंने बुक जरूर पढ़ी। प्लीज